उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी के आज के संस्करण की शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के उत्सवों से, और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं अप्रैल महीने में पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अनेक उत्सवों से। पिछले सप्ताह हमने पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के संस्करण में रोंगाली बिहू, जो असम का एक विशेष उत्सव है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज रोंगाली बिहू के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में अलग अलग तरह से अलग अलग परंपराओं के साथ मनाए जाने वाले रंगारंग उत्सवों की हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये उत्सव अप्रैल के महीने में जहां एक तरफ प्रकृति की छटा को बिखेरते हैं, वहीं सामाजिक सद्भाव का भी एक नया भाव लेकर ये उत्सव प्रस्तुत होते हैं। साथ ही संस्कृति और विरासत का भी एक अलग रंग ये उत्सव छोड़ जाते हैं। तो आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानते हैं पूर्वोत्तर भारत के अष्टलक्ष्मी यानी 8 राज्यों में मनाए जाने वाले अप्रैल महीने के ये खास उत्सव के बारे में। अप्रैल का महीना जैसे ही दस्तक देता है, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र रंगों, परंपराओं और उल्लास से भर उठता है। ये समय केवल मौसम के बदलने का संकेत नहीं होता, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए नई शुरुआत, नई आशाओं और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का उत्सव भी होता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान के साथ इस महीने को जीवंत बना देते हैं। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार केवल परंपराएं नहीं, बल्कि जीवन को देखने का सुंदर दृष्टिकोण है, जिसमें प्रकृति, समाज और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। असम में अप्रैल का आगमन बोहाग बिहू के उल्लास के साथ होता है, जिसे रंगाली बिहू भी कहा जाता है। ये असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार की शुरुआत गोरू बिहू से होती है, जिसमें पशुओं को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वे खेती किसानी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसके अगले दिन मानूह बिहू मनाया जाता है, जब लोग नए वस्त्र पहनते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को पारंपरिक गमोसा भेंट करते हैं। ढोल, पेपा और गुगोना की धुन पर युवाओं द्वारा किया जाने वाला बिहू नृत्य इस उत्सव को जीवंत बना देता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि प्रेम, उमंग और सामूहिक आनंद की अभिव्यक्ति है।
अरुणाचल प्रदेश में इसी समय सांगकेन पर्व मनाया जाता है, जो बौद्ध समुदायों के लिए नए साल का प्रतीक है। ये त्योहार शुद्धि और शांति का संदेश देता है। इस अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को बड़े आदर के साथ स्नान कराया जाता है और मंदिरों में विशेषकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। लोग एक दूसरे पर स्वच्छ जल छिड़कते हैं, जो पुराने वर्ष की नकारात्मकताओं को धोकर नए वर्ष का स्वागत करने का प्रतीक माना जाता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में नयापन तभी आता है जब हम अपने मन को भी निर्मल बनाएं। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मणिपुर में सजीबू चेराओबा के रूप में नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। ये पर्व मैतेई समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। इस दिन घरों में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं और पूरे परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस त्योहार की एक अनोखी परंपरा है पहाड़ पर चढ़ना। माना जाता है कि इस दिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से जीवन में प्रगति और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। ये केवल एक धार्मिक विशु पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्रिपुरी समुदाय का नव वर्ष और फसल उत्सव है। इस दौरान पारंपरिक गोरिया नृत्य का विशेष महत्व होता है, जिसमें लोग रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। ये उत्सव प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और आने वाले वर्ष में समृद्धि की कामना करने का अवसर होता है। सामूहिक भोज, लोकगीत और पारंपरिक अनुष्ठान इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। मेघालय में भी इस समय सांस्कृतिक उल्लास अपने चरम पर होता है, जहां शाद सुख मैनसीम जैसे पारंपरिक त्योहार समाज और संस्कृति की गहराई को उजागर करते हैं। ये खास तौर पर खासी समुदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे धन्यवाद और सामूहिक खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक परिधानों में सजे पुरुष और महिलाएं खुले मैदानों में एक साथ नृत्य करते हैं। पुरुष तलवार और ढाल के साथ वीरता का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं, जबकि महिलाएं सौम्यता और गरिमा के साथ नृत्य करती हैं। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है, जिसमें प्रकृति, सम्मान और सामुदायिक एकता की भावना झलकती है।
नागालैंड में आओलिंग पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो कोन्याक जनजाति का प्रमुख वसंत और नववर्ष उत्सव है। ये त्योहार आमतौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और नई फसल के स्वागत का प्रतीक होता है। इस दौरान गांव में पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं, पूर्वजों को याद किया जाता है और देवताओं से समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र, जनजातीय आभूषण और युद्ध शैली के नृत्य इस पर्व की खास पहचान होते हैं। युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर लोकगीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और सामूहिक भोज का आनंद लेते हैं। ये त्योहार नागालैंड की जनजातीय संस्कृति की जीवंतता और एकजुटता को दर्शाता है। इसी तरह मिजोरम में चपचार कुट का उत्सव भी वसंत और कृषि चक्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो हालांकि मार्च में मनाया जाता है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक छठ अप्रैल तक बनी रहती है। ये त्योहार जंगल साफ करने के बाद विश्राम और उत्सव का प्रतीक है, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। जून में आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला अभी कुछ समय दूर है, लेकिन इसकी तैयारियों की चर्चा अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में लगने वाला ये मेला स्त्री शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि देवी पृथ्वी माता के रूप में अपने वार्षिक चक्र से गुजरती हैं। ये आस्था और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जो पूरे देश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ठाकेर केमन गुरगुरी तारी माझे झिलमिल करे मोर प्राणेर सुंदरी, मोर प्राणेर सुंदरी। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ठाकेर केमन गुरगुरी। पूर्वोत्तर भारत के ये सभी त्योहार हमें ये समझाते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव है। यहाँ हर उत्सव में प्रकृति के साथ तालमेल, समाज के साथ जुड़ाव और परंपराओं के प्रति सम्मान की झलक मिलती है। आधुनिकता के इस दौर में भी पूर्वोत्तर की युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और इन परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अप्रैल का ये महीना पूर्वोत्तर में केवल कैलेंडर का एक हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। लाल साड़ी पिंधी नाचे मादोले झुमुर बाजना, नाके नो लोग पाए ताबीज रुंझुन बाजे गहना। अरे नाके नो लोग पाए ताबीज रुंझुन बाजे गहना। दिले देखे काला काने कदम आज केनो तुम्हार काला बदन मलिने गो, बदन मलिने गो। तो श्रोताओं, उम्मीद है पूर्वोत्तर भारत के इन उत्सवों के रंगों में डूबकर आपको आनंद जरूर आया होगा और पूर्वोत्तर भारत की
विविधतापूर्ण संस्कृति से परिचित होकर सचमुच हमें भी एक अलग अनुभव होता है। तो अब हम मिजोरम का रुख करते हैं। मिजोरम राज्य ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य संपदा और एक खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता है। इसीलिए पर्यटकों का आकर्षण इस राज्य की ओर हमेशा रहता है। और बीते दिनों 4 दिन का एक खास उत्सव मिजोरम में आयोजित किया गया था। ये फ्लोरिस्ट उत्सव था और इस उत्सव में फूलों की खेती से अपनी जीविका और आय का साधन जुटाते हैं। तो उन्होंने हिस्सा लिया और कई आगंतुक पर्यटक इस उत्सव में शामिल हुए। तो फ्लोरिस्ट उत्सव किस तरह का ये उत्सव रहा और कैसे मिजोरम में इस उत्सव का महत्व है और बढ़ चढ़कर आगंतुकों और पर्यटकों ने किस तरह से इस उत्सव में हिस्सा लिया, पूरी जानकारी और पूरे ब्यौरे के साथ आइए हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। मिजोरम में मौसम सामान्य और सुखद रहता है, इसलिए यहाँ कई तरह तरह के पेड़, पौधे और जानवर पाए जाते हैं। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इसके वनस्पति और जीव जंतु इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। हाल ही में आइजोल में 4 दिन का फ्लोरिस्ट मेला आयोजित किया गया। इस मेले का उद्देश्य उन सैकड़ों फूलों के व्यवसाय से जुड़े लोगों को बढ़ावा देना और सशक्त बनाना था, जिन्होंने इसे अपनी आय और रोजगार का मुख्य साधन बना लिया है। मिजोरम में तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे फूलों का व्यवसाय कमाई का एक अच्छा विकल्प बन गया है। फूलों की खेती में लगी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में आइजोल शहर के बीचों बीच आइजोल क्लब पार्क में 4 दिन का फ्लोरिस्ट मेला आयोजित किया गया। इस मेले का आयोजन पांकवर जुआर एसोसिएशन ने किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। आकाशवाणी आइजोल से बात करते हुए आयोजकों ने बताया कि राज्य में करीब 1000 फ्लोरिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोरिस्ट का काम अब कमाई का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य फूलों की खेती से जुड़े लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना है। उन्होंने मिजोरम के फ्लोरिस्ट को प्रोत्साहित किया कि वे आय और रोजगार के लिए अलग अलग तरह के फूल उगाएं। हर साल मिजोरम से कई तरह तरह के फूल बाहर भी भेजे जाते हैं। मिजोरम हरे भरे और विविध भूभाग वाला राज्य है, जहां ऊंची नीची पहाड़ियां और नदियां उत्तर और दक्षिण की ओर बहती हैं। यहाँ की समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु इसे और भी खास बनाते हैं। आकाशवाणी आइजोल से हमारे संवाददाता के ब्यौरे के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए श्रेया। तो श्रोताओं, मिजोरम से अब हम रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक और राज्य त्रिपुरा का। त्रिपुरा में बीते दिनों एक विशेष अनुष्ठान और पूजा का आयोजन हुआ। त्रिपुरा में विभिन्न समुदाय बाबा गरिया को मानते हैं और बाबा गरिया की पूजा का बहुत महत्व है। तो हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में होने वाली बाबा गरिया की पूजा के संबंध में विस्तार से बताया है। गरिया पूजा बाबा गरिया या भगवान गरिया को समर्पित त्रिपुरा की प्रमुख पारंपरिक उत्सवों में से एक है। ये त्योहार आदिवासी समुदाय के बीच विशेष श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य परिवार की खुशहाली, अच्छी फसल, रोगों से सुरक्षा की कामना करना है। कई पीढ़ियों से जमातिया, त्रिपुरी, रियांग, कलई और नेयातिया जैसे समुदाय इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते रहे हैं। इतना ही नहीं, आज त्रिपुरा के सभी वर्गों के लोग, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, समान उत्साह और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। इस त्योहार के अनुष्ठान एक पवित्र प्रतीक के आसपास केंद्रित होते हैं, जो आमतौर पर बांस का एक डंडा होता है। ये बांस बाबा गरिया का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग समुदाय में बाबा गरिया को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, जबकि कुछ लोग उन्हें भगवान गणेश का रूप भी मानते हैं। मौखिक परंपराओं और प्राचीन रीति रिवाजों का मेल इस पूजा को गहरी आध्यात्मिक मान्यता से जोड़ता है। जिस तरह दक्षिण भारत में ओणम, मध्य भारत में गणेश चतुर्थी, उत्तर भारत में दशहरा, असम में बिहू और बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, उसी तरह त्रिपुरा में गरिया पूजा आदिवासी समुदायों का एक बड़ा और सामूहिक उत्सव बन चुका है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास और सांस्कृतिक गौरव के साथ आगे बढ़ती रही है। इस त्योहार की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं।
विशेष रूप से जमातिया समुदाय में इसकी तैयारी अग्रहायण महीने से ही शुरू कर दी जाती है। बाबा गरिया की स्थापना मुख्य पूजा से 7 दिन पहले की जाती है। ये स्थापना चैत्र संक्रांति के दिन या फिर पूजा की सुबह से की जा सकती है। भक्त नए बुने हुए कपड़े पहनकर और शुद्ध मन से सुबह सुबह जंगल में जाते हैं। वहाँ से पत्तियों सहित एक नया बांस काटकर लाया जाता है। इस बांस को गांव के हर घर में ले जाने के बाद आंगन में लगाया जाता है। आमतौर पर इसे घर के पूर्व या दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाता है। जनजातीय परंपराओं के अनुसार बांस के शीश पर हाथ से बुना हुआ कपड़ा, जिसे रिशा कहा जाता है, या फिर अलग अलग रंगों के कपड़े बांधे जाते हैं। इन कपड़ों में धान और कपास की गांठ भी लगाई जाती है। ये समृद्धि, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि रिशा या रंग बिरंगे कपड़े अर्पित करना बाबा गरिया के प्रति सच्ची भक्ति को दर्शाता है और इससे पूजा सफल मानी जाती है। पूजा की औपचारिक शुरुआत देवता के रक्षक खेर फांग के आवाहन से होती है। इस अनुष्ठान का संचालन पारंपरिक पुजारी करते हैं, जिन्हें अलग अलग संदर्भों में चंताई या अचाई कहा जाता है। इनके साथ बरुआ सहयोग करते हैं, जबकि जुगालिया कहलाने वाली महिलाओं के समूह पारंपरिक उल्लास ध्वनि निकालने की तैयारी करते हैं। पूजा का हर चरण संगीत और पारंपरिक नृत्य के साथ आगे बढ़ता है। ढोल, ताल और लोक वाद्यों की धुनों के बीच समुदाय के लोग नृत्य करते हैं। यह न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के तेजी से बदलते और तकनीक से जुड़े दौर में पारंपरिक रीति रिवाज दुनिया के सामने और अधिक पहुंच रहे हैं। गरिया पूजा भी इसका एक उदाहरण है। ये त्योहार आज भी लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता है और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ मैं शक्ति सिंह। पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और विशेष रूप से नागालैंड में विविध जनजातियां निवास करती हैं। इस संबंध में हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले संस्करणों में विस्तार से विभिन्न जनजातियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी एक और जनजाति के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। हालांकि कम चर्चित लेकिन परंपरागत रूप से महत्व रखने वाली नागालैंड की पोचोरी नागा जनजाति एक विशेष जनजातीय वर्ग है जो नागालैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में निवास करता है। और अगर हम नागालैंड के इस दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। तो आइए हम पोचोरी नागा जनजाति के बारे में और नागालैंड के जिस हिस्से में ये जनजाति निवास करती है इसके बारे में विस्तार से सुनते हैं। हमारी संवाददाता असुओनो ने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं। नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, परंपराएं और इतिहास है। इन्हीं में से एक है पोचुरी जनजाति। ये अपेक्षाकृत कम चर्चित लेकिन सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध समुदाय है जो राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहता है। आइए पोचुरी नागा जनजाति की भूमि, लोगों और उनकी विरासत को करीब से समझते हैं। नागालैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित मेलुरी जिला पोचुरी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अक्सर लैंड ऑफ फॉर्चून यानी सौभाग्य की धरती भी कहा जाता है। इसके पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है, जबकि उत्तर में जुन्हे बोटो और तुएन सांग जैसे जिले स्थित हैं। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा ये इलाका प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। हालांकि पोचुरी जनजाति की जड़ें बहुत प्राचीन हैं, लेकिन इन्हें एक अलग जनजाति के रूप में आधिकारिक मान्यता वर्ष 1990 में मिली। पोचुरी नाम एकता का प्रतीक है। ये नाम 3 प्रारंभिक समूहों सापो, कूचू और क्विरी से मिलकर बना है, जो समय के साथ एक साझा पहचान में जुड़े। इन समूहों ने मिलकर समान परंपराओं और इतिहास पर आधारित एक समुदाय का निर्माण किया। पोचुरी लोग इंडो मंगोलॉयड मूल के मिश्रित जातीय समूह माने जाते हैं। ये अपनी सादगी, ईमानदारी और मजबूत सामुदायिक भावना के लिए भी जाने जाते हैं। इनका इतिहास लिखित रूप में कम मिलता है, लेकिन मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। लोक कथाएं, गीत और परंपराएं इनके जीवन और मान्यताओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। जिस क्षेत्र में पोचुरी लोग रहते हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। लहरदार पहाड़ियां, सदाबहार घने जंगल और बहती नदियां यहाँ के भूदृश्य को परिभाषित करती हैं। ये इलाका जैव विविधता से भी समृद्ध है।
जहां हॉर्नबिल जैसे पक्षी और जंगली बाइसन जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक धरोहरों में शिलोई झील शामिल है, जो नागालैंड की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसके अलावा माउंट नाजी राज्य की ऊंची चोटियों में से एक है, जो इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ाती है। इसी इलाके से टीजू नदी भी बहती है, जो नागालैंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये नदी कृषि और दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेती पोचुरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। झूम खेती और सीढ़ीदार खेती जैसी पारंपरिक पद्धतियां आज भी व्यापक रूप से अपनाई जाती हैं। कृषि के अलावा पोचुरी लोग कुशल कारीगर भी हैं। वे बुनाई, बांस और बेत के शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाने और लोहारगिरी में निपुण हैं। कुछ गांवों में पारंपरिक तरीके से नमक बनाने की अनूठी परंपरा भी आज तक जीवित है। ये उनके प्रकृति से गहरे जुड़ाव और पारंपरिक ज्ञान को दर्शाती है। भाषाई रूप से भी ये जनजाति विविध है। अलग अलग गांवों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। हालांकि मेलुरी बोली एक साझा माध्यम का काम करती है, जिससे लोगों के बीच संवाद और एकता बनी रहती है। इनके पारंपरिक कानून लिखित नहीं थे, फिर भी सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आध्यात्मिक रूप से पोचुरी लोग पहले प्रकृति आधारित आस्था प्रणाली का पालन करते थे। वे मनुष्य, प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के बीच संतुलन को महत्व देते थे। वे एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते थे, साथ ही विभिन्न आत्माओं के अस्तित्व को भी मानते थे, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इनके त्योहार, अनुष्ठान और लोक कथाएं इन मान्यताओं से गहराई से जुड़ी थी। पोचुरी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार येमशे है, जिसे हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये त्योहार नई फसल के स्वागत और धन्यवाद देने का प्रतीक है। येमशे शब्द का अर्थ है घर की सुगंध, जो समृद्धि और खुशहाली को दर्शाता है। इस त्योहार की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गांव की सफाई की जाती है, अनुष्ठान होते हैं और सामाजिक मेल मिलाप होता है। इस दौरान मंगनी कर चुके जोड़े अपने संबंधों को फिर से मजबूत करते हैं। त्योहार का मुख्य आकर्षण एक विशेष सामूहिक भोज होता है, जिसे एक चुना हुआ परिवार पूरे गांव के लिए आयोजित करता है। उत्सव का समापन भव्य दावत के साथ होता है, जिसके बाद नई फसल की कटाई का मौसम शुरू होता है। ये एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत होता है। आज भले ही आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पोचुरी समाज पर भी पड़ रहा हो, लेकिन वे अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे बदलाव को अपनाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेज कर रखे हुए हैं। पोचुरी जनजाति की कहानी संघर्ष, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी है। उनकी परंपराएं, प्रकृति से उनका जुड़ाव और सामुदायिक जीवन नागालैंड की विविध विरासत का अहम हिस्सा बने हुए हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुओनो की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर